जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक था कि ग्रह उच्च के होने के बावजूद हमें उच्च के फल क्यों नहीं दे पाते। आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, इसका मतलब यह है कि वो बली अवस्था में है। उस ग्रह के पास में क्षमता है, उस ग्रह के पास में ताकत है, उस ग्रह के पास में पोटेंशियल है। परंतु किसी ग्रह का बली हो जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो हमें अच्छे फल ही देने वाला है। कोई भी ग्रह कुंडली में बली अवस्था में है, उच्च का है, तो सिर्फ हमें इतना मानना चाहिए कि वो ग्रह क्षमतावान है, रिजल्ट दे सकता है। अब ये रिजल्ट जो है अच्छे भी हो सकते हैं और ये रिजल्ट बुरे भी हो सकते हैं। किसी भी रिजल्ट का अच्छा या बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि जो ग्रह कुंडली में उच्च का हुआ है वो ग्रह कुंडली का कारक ग्रह है या फिर अकारक ग्रह। यदि वो कारक ग्रह है तो इसका मतलब है कि वो लग्नेश का मित्र है। लग्नेश यानी कि आप स्वयं, लग्नेश का मित्र यानी कि वो ग्रह आपका मित्र है, वो त्रिकोण का स्वामी है। इसका मतलब वो कुंडली का शुभ ग्रह है। ऐसा ग्रह यदि कुंडली में 1, 4, 7, 10 यानी कि केंद्र और 5, 9 या 1, 5, 9 यानी कि त्रिकोण, केंद्रीय त्रिकोण के अंदर जाकर उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो वो ग्रह हर हाल में आपको शुभ परिणाम ही देने वाला है, ये इतना निश्चित है। परंतु दूसरी तरफ वो ग्रह होते हैं जो लग्नेश के मित्र नहीं है। यानी कि लग्नेश की मित्र नहीं है का मतलब आपके मित्र नहीं है, और साथ ही साथ वो कुंडली के अकारक ग्रह यानी कि कुंडली के सबसे बुरे भाव यानी कि 6, 8 और 12 के अधिपति है। यदि ऐसे ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठकर उच्च के हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। और उनका काम क्या है? वो बुरे भाव के अधिपति है, और बुरे भाव के अधिपति आपको अच्छे फल कैसे दे सकते हैं? उनका काम तो आपको तकलीफें देने का है, वो आपको तकलीफें ही देने वाले हैं। इसलिए ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कोई भी ऐसा ग्रह जो कुंडली के अंदर उच्च का हुआ है तो वो कारक ग्रह है या अकारक ग्रह। यदि वो कारक ग्रह है तो हमें उससे अच्छे परिणामों की उम्मीद करनी चाहिए, और यदि वो अकारक ग्रह है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि वो ग्रह हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसे ग्रह ये जो 6, 8, 12 के अधिपति है, बुरे भाव के अधिपति है, जो लग्नेश के मित्र नहीं है, ये जितने ज्यादा कमजोर होंगे उतना ही व्यक्ति को फायदा होगा। इस प्रकार के ग्रह यदि डेबिलिटेटेड हो जाए तो अच्छा है। इस प्रकार के ग्रह यदि मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए तो अच्छा है। इस प्रकार के ग्रह यदि 6, 8, 12 में ही बैठकर कमजोर हो जाए तो अच्छा है। और इस प्रकार के ग्रह यदि 6, 8, 12 में बैठकर यदि मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए, पीड़ित हो जाए, तो फिर तो राजयोग ही बन जाता है, जिसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बुरे भाव के अधिपति कमजोर हो गए, उनके पास में शक्ति नहीं रही, बलहीन हो गए। यदि बुरे भाव के अधिपति
कमजोर हो गए तो वो उनके अंदर वो क्षमता नहीं रही कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। और वो अगर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्षमताहीन हो गए, तो सीधा सीधा जो है इसका फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी एनर्जी का लॉस होने से बच जाएगा, क्योंकि आपको तकलीफ देने वाले कमजोर हो गए। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए कि आपके हित संबंध किसी व्यक्ति के साथ में है और वो व्यक्ति जो है आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, वो व्यक्ति आपका रिलेटिव भी हो सकता है, वो व्यक्ति आपका मित्र भी हो सकता है, या फिर वो व्यक्ति जो है आपके जिन लोगों के साथ में डेली संपर्क होता है उनमें से कोई एक हो सकता है, या फिर वो व्यक्ति वो हो सकता है जिनके साथ में आपका लेन देन के संबंध हो। अब हम इन लोगों को दो श्रेणियों में विभाजित कर लेते हैं। एक वो जिनके संबंध आपके साथ मित्रता पूर्वक है, और दूसरे वो लोग जिनके साथ आपका संबंध शत्रुता पूर्वक है। अब मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जिसका आपके साथ जो है मित्रता पूर्वक संबंध है, वो यदि बली हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, पावरफुल हो जाए, तो क्या ऐसे व्यक्ति का शक्तिशाली होना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, शुभ रहेगा? जी हाँ, ऐसा व्यक्ति जो आपका मित्र है और वो यदि शक्तिशाली हो जाए तो किसी न किसी रूप में जो है आपको फायदा ही पहुंचने वाला है। दूसरी ओर यदि ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली हो जाए जो आपके हितैषी नहीं है, जो आपका शत्रुतापूर्वक व्यवहार कर रहा है, तो उसका शक्तिशाली होना आपके लिए कतई अच्छा नहीं हो सकता। वो आपका हितैषी नहीं है, इसलिए आपको जो है हर हाल में जो है परेशान करने के बारे में सोचेगा, आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा। आप यही लॉजिक ग्रहों के ऊपर लगाइए। आप अगर लॉजिकल होकर सोचेंगे तो ग्रहों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और ग्रहों को समझने में कभी भी अपनी भूल नहीं करेंगे। ग्रह इसी पैटर्न पे काम करते हैं। आप इन्हें समझिए और कुंडली को जो है पढ़ना आसान बनाइए। ये था हमारे पिछले वीडियो का सारांश। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये उच्च ग्रहों का कॉन्सेप्ट है। वो वीडियो देखने के बाद में पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। साथ साथ स्क्रीन के टॉप पर एक आई बटन आएगा, उस आई बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा उस वीडियो के ऊपर पहुंच सकते हैं। ये आई बटन वीडियो के एंड में आएगा, तो आप उसे जाकर जरूर देख लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेके आते रहता हूं। और ना सिर्फ वीडियो लेके आता हूं, बल्कि मेरा यह प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से आपके नॉलेज में ऐड ऑन कर सकूं। इसके लिए काफी मेहनत की जरूरत होती है और ये करके मुझे खुशी भी मिलती है, परंतु ये सब करने के लिए प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। और आपका लाइक, कमेंट और शेयर करना मेरे लिए प्रेरणादायक रहता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ये बहुत जरूरी है। तो बढ़ते हैं अपने विषय की ओर और ये जानने का प्रयास करते हैं
कि कोई ग्रह यदि कुंडली में शुभ है और वो ग्रह यदि उच्च का बन के बैठा हुआ है तो उसकी उच्चता का फायदा हमें किस लेवल तक मिलेगा? क्या वो हमें साधारण शुभ फल देगा या फिर साधारण से कम, या फिर वो ग्रह इतना शक्तिशाली है, इतना अच्छे इन्फ्लुएंस में है कि यह हमें पूरे पूरे जो है फल देगा? तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब आप यहां इस कुंडली को देखिए, ये एक मकर लगन की कुंडली है और मकर लगन का जो लग्नेश बनता है वो है शनि। अगर इस कुंडली का सबसे शुभ ग्रह हम देखें तो वो बनता है यहां पर शुक्र। क्यों? क्योंकि यह लग्नेश है, 5th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि त्रिकोण का अधिपति। ये यहां पर 10th हाउस लॉर्ड है, यानी कि केंद्र का अधिपति। और कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो केंद्र या त्रिकोण का अधिपति बनता है उसे योग कारक ग्रह कहा जाता है। तो इस कुंडली में शुक्र यहां लग्नेश का शनि का मित्र भी है और साथ ही साथ जो है केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होने के कारण ये योग कारक ग्रह भी बना हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस कुंडली में शुक्र जो है सबसे शुभ ग्रह है। अब शुक्र की पोजीशन हमें यह बताएगी कि शुक्र या हमारे शुभ फल जो है किस तरह के देगा। अब यहां शुक्र या मीन राशि के अंदर बैठा हुआ है जो कि शुक्र की उच्च राशि है। इसका मतलब सीधा और साफ है कि शुक्र यहां अच्छे फल देगा। और चूंकि यहां पर शुक्र जो है अपनी उच्च राशि के अंदर बैठा है इसलिए शुभ फलों का स्तर जो है उच्च लेवल का होगा, अपने हाईएस्ट लेवल पे जो है शुक्र बना हुआ है। अब यहां पर शुक्र जो है किस प्रकार के शुभ फल देगा, शुक्र के कारकत्व क्या है, सबसे पहले हमें ये देखने होंगे। शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, तो व्यक्ति की रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त रहने वाली है। शुक्र या मैरिटल लाइफ का जो है कारक है, व्यक्ति की मैरिटल लाइफ जो है बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली है। शुक्र फीमेल का कारक है, शुक्र मैरिज का कारक है। इसलिए ये अगर कुंडली किसी मेल चार्ट की है तो व्यक्ति को फीमेल पार्टनर जो है बहुत ही आकर्षक मिलेगा। किस स्वरूप का? जिस प्रकार का शुक्र का कारकत्व है, यानी कि आकर्षक, दिखने में आकर्षक और स्वभाव में भी आकर्षक। शुक्र जो है धन संपत्ति और वैभव का कारक है, वेल्थ का कारक है। तो व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली है। ये हुए शुक्र के कारकत्व से संबंधित फल। अब यहां पर शुक्र जो है 5वें घर का अधिपति बना हुआ है। 5वें घर का मतलब होता है फाइन आर्ट, कला, और शुक्र भी यहां कला का ही कारक है। तो व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की जो है कला जरूर होंगी, इतना निश्चित है। 5वां घर मौज मस्ती और मनोरंजन का है और शुक्र भी यहां एंजॉयमेंट का ही कारक ग्रह है। व्यक्ति खूब एंजॉय करेगा। 5वां घर बौद्धिक क्षमता का है और शुक्र जो है कलात्मकता का कारक है। कलात्मक क्षेत्र के अंदर व्यक्ति जो है बौद्धिक रूप से काफी विकसित होगा। 5वां घर संतान का है और शुक्र यहाँ एक नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है, तो इसलिए ये शुक्र जो है संतान के लिए भी जो है अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो है प्रोडक्टिविटी का भी कारक ही होता है। हालांकि संतान के लिए हमें बृहस्पति को देखना पड़ता है, परंतु शुक्र भी यहाँ अपना कोई न कोई रोल जरूर निभाएगा।
अब यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पांचवा घर जो होता है वो हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का होता है। हमने जो भी पुण्य कर्म किए हैं उनको रिप्रेजेंट करता है पांचवा घर। और पांचवा घर का लॉर्ड ही हमें यह बताता है कि पुण्य जन्म पूर्व जन्म के कर्मों का जो है फल है वो हमें किस स्वरूप में मिलेगा। और ये जिम्मा यहां पर मिला है फिफ्थ लॉर्ड होने के कारण शुक्र को, क्योंकि शुक्र यहां पर जो है योग कारक बन के उच्च का बना हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के पुण्य कर्म जो है बहुत ही अच्छे हैं, पूर्व जन्म के कर्म बहुत ही अच्छे हैं, और इन कर्मों का फल यहां पर शुक्र देने वाला है। किस संदर्भ में? रिलेशनशिप के संदर्भ में, व्यक्ति की मैरिटल लाइफ के संदर्भ में अच्छे फल देगा। व्यक्ति का लाइफ पार्टनर जो है अच्छा होगा, और साथ ही व्यक्ति जो है धन संपत्ति से जो है खुशहाल रहेगा। अब यहाँ पर बुध शुक्र की जो है 9वीं दृष्टि, अपनी जो है 7वीं दृष्टि, ये 9वें घर पे पड़ती है। 9वें घर का संबंध होता है पिता से। पिता की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, पिता का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक रहेगा, पिता की मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, पिता की धन संपत्ति वैभव अच्छा रहेगा। 9वां घर हमारे लिए भाग्य का होता है, लक फैक्टर होता है। लक मतलब जीवन में मिलने वाले अवसर, अपॉर्चुनिटीज। तो ये शुक्र यहां पर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा, अवसर दिलाएगा। साथ ही साथ जो है लगन इसका मित्र है, इस कारण व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होगा, व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक किस्म का होगा। यानी कि ये शुक्र जो है यहां पर जो है अच्छे परिणामों की भरमार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है और पूरी ताकत के साथ बना हुआ है, एक्सॉल्टेड है। तो ये हमें समझ में आया कि शुक्र यहां जो है अपने अच्छे फल दे रहा है और पूरी ताकत के साथ में दे रहा है। परंतु जो है हमें ये देखना होगा, क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो शुक्र की एनर्जी को यहां पर जो है कम कर रहा है? तो हमें उस पर जरा गौर करना होगा। यहां देखिए, शुक्र के साथ में बुध बैठा हुआ है। बुध यहां कन्या राशि के अंदर जो है उच्च का होता है और मीन राशि में यहां पर नीच का बन जाता है। इसका मतलब शुक्र एक उच्च के ग्रह के साथ में एक नीच का ग्रह बैठा हुआ है। नीच का ग्रह बैठने का मतलब है कि यहां बुध की क्षमता बहुत कम है, निर्बल है। परंतु नियम यह कहता है कि किसी उच्च के ग्रह के साथ में कोई नीच का ग्रह बैठ जाए तो उसका नीच भंग हो जाता है। यानी कि बुध अब नीच का नहीं रहा। एक उच्च के ग्रह शुक्र के साथ में बैठने के कारण बुध का नीच भंग हो गया है, बुध के अंदर एनर्जी आ गई है, बुध के अंदर क्षमता आ गई है, बुध बली हो गया है। ये बुध तो बली हो गया है, ये बात मान्य है। परंतु इस शुक्र का क्या? इसकी बेचारे की अपनी क्षमता कम हो गई। क्योंकि ग्रहों का एक काम करने का तरीका होता है, जब दो ग्रह आपस में बैठते हैं तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे की एनर्जी का पास ऑन करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि यहां पर दो शुभ ग्रह है, दोनों एक दूसरे के मित्र है, दोनों ही एक दूसरे को एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं। तो जो ग्रह ज्यादा शक्तिशाली होता है वो एनर्जी को कंज्यूम करता है और जो कमजोर होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है।
इस लिहाज से बुध यहाँ पर जो है कमजोर ग्रह है, ये शुक्र की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और शुक्र जो है अपनी एनर्जी को पास ऑन कर रहा है। अब यहां पर बुध की एनर्जी बढ़ चुकी है, शुक्र की एनर्जी कम हो चुकी है। क्या हम अब भी कहेंगे कि शुक्र जो है अपने उच्चतम स्तर के ऊपर फायदे देगा, उच्चतम स्तर के ऊपर सुफल देगा? ये वाजिब नहीं होगा, क्योंकि शुक्र के पास में अब वो एनर्जी नहीं बची है कि अपनी क्षमता का पूरा पूरा फल जो है इस नेटिव को दे सके। इसका एनर्जी लॉस हो चुका है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे मान लीजिए कि एक पानी की बाल्टी भरी हुई है और सामने कोई एक पौधा रखा हुआ है जो पूरी तरह से जो है शुष्क है, सूखा है। अब इस बाल्टी में से आधा पानी अगर इस पौधे के अंदर डाल दिया जाए तो उस पौधे की जो है शुष्कता जो है खत्म हो जाती है, वो पौधा जो है स्ट्रांग हो जाता है, उस पौधे में जान आ जाती है। पौधा तो मजबूत हो गया, पौधा स्ट्रांग हो गया, उसमें नमी आ गई, परंतु उस बाल्टी का क्या? पहले भरी हुई थी परंतु अब आधी हो गई है। ठीक यही स्थिति जो है ग्रहों के संदर्भ में जो है बनती है। अगर किसी प्लेनेट की एनर्जी कंज्यूम होती है तो फिर जो है उसकी एनर्जी में जो है कमतरता आती है, इतना निश्चित है। अब हम इस शुक्र को यहां और ज्यादा कमजोर कर देते हैं। ये शुक्र को हमने यहां पर पाप कर्तरी योग में ला दिया। ये मंगल यहां पर जो है दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है और ये राहु शुक्र के जो है आगे बैठा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि शुक्र दो पाप ग्रहों के बीच में फंस गया है। इसे हम पाप कर्तरी योग कहते हैं। पाप कर्तरी का मतलब क्या हुआ कि कर्तरी यानी कि कैंची, कैंची के दो हिस्से जब आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में जो भी वस्तु आती है वो कट जाती है। यहाँ शुक्र जो है कैंची के बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ जो है मंगल है और दूसरी तरफ से राहु है। और यहाँ इसकी आप विशेषता देखिए तो मंगल यहाँ पर जो है डायरेक्ट है। ये मंगल जो है इस डायरेक्शन के अंदर शुक्र की तरफ बढ़ रहा है और ये राहु यहाँ पर वक्री है। वक्री का मतलब ये राहु उल्टी दिशा के अंदर जा रहा है, तो उल्टी दिशा में जाने के कारण ये राहु भी जो है ना ये शुक्र की तरफ ही जो है बढ़ रहा है। यानी कि राहु इधर से आगे पीछे जाएगा और शुक्र मंगल इधर से आगे बढ़ेगा। तो ये शुक्र जो है दोनों ग्रहों के बीच में, पाप ग्रहों के बीच में जो है फंस गया है, पाप कर्तरी योग में फंस गया है। अब यहां पर शुक्र की क्या अवस्था होने वाली है इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। परंतु शुक्र यहां पर कोई कमजोर ग्रह नहीं है। यहां कुंडली का सबसे शुभ ग्रह होकर कुंडली का सबसे बली ग्रह है, उच्च लेवल पे बना हुआ है, उच्च राशि के अंदर बना हुआ है। तो शुक्र के अंदर भी ये क्षमता है कि वो मंगल और राहु दोनों का मुकाबला कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। परंतु सरवाइव करने के लिए एनर्जी का लॉस तो होगा ही होगा, ताकत लगेगी, एनर्जी लगेगी, पावर लॉस होगा। तो इन दो ग्रहों से लड़ने के कारण ये शुक्र की एनर्जी और कम हो जाएगी। तो यहाँ पर शुक्र उच्च का बना हुआ है, परंतु उच्च का होने के बावजूद भी हमें न्यूनतम स्तर के परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक पहले अपने जो है बुध के कारण अपनी एनर्जी का लॉस कर चुका है और अब यहाँ पाप कर्तरी योग में फंस जाने के कारण शुक्र की एनर्जी और ज्यादा कम हो गई है। अब ये शुक्र यहाँ पर 20 से 25% से ज्यादा रिजल्ट नहीं दे सकता। कुंडली में ग्रह उच्च का है और हमारी उम्मीदें पूरी है कि ये हमें अच्छे परिणाम ला कर देगा, परंतु
शुक्र की दशा को अगर देखें तो ये बेचारा फंस चुका है, अपनी एनर्जी का लॉस कर चुका है। इसके पास में इतनी एनर्जी ही नहीं बची कि अपना पूरा परिणाम दे सके। अब हमने जो है शुक्र को पूरी तरह से जो है बर्बाद ही करने के बारे में सोच लिया है, तो इसको चलो पूरा बर्बाद ही कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है हमने शुक्र के साथ में जो है ये सूर्य को भी बिठा दिया। सूर्य और शुक्र का यहाँ पर जो है कंजंक्शन हो गया है। इतना ही नहीं, हम इस कंजंक्शन को जो है और ज़्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। ये डिग्री लगा दी हमने इसकी। यहाँ पर शुक्र देखिए 10 डिग्री का है और सूर्य यहाँ पर 12 डिग्री का है, यानी कि दोनों ही ग्रहों का क्लोज कंजंक्शन हो गया। और शुक्र और सूर्य का कंजंक्शन होने का मतलब है कि शुक्र की ऊर्जा के प्रभाव में आने के कारण ये शुक्र या सूर्य की ऊर्जा में के प्रभाव में आने के कारण ये शुक्र यहाँ पर पूरी तरह से अस्त हो चुका है, यानी कि इसका जो है अस्तित्व जो है खतरे में पड़ गया है। अब इस कुंडली के अंदर सूर्य पूरी तरह से जो है शुक्र पूरी तरह से जो है निष्क्रिय हो चुका है, समताहीन हो चुका है। और एक तरफ जो है हम लोग ये देखते हैं कि शुक्र मकर लगन में योग कारक ग्रह है, अपनी उच्च राशि के अंदर बैठा हुआ है। ये जब एक्टिवेशन में आएगा तो हमें पूरे परिणाम देगा, क्षमता के साथ में परिणाम देगा, हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, हमारा फाइनेंस अच्छा होगा, हमारी रिलेशनशिप अच्छी होंगी, वगैरह वगैरह। परंतु शुक्र तो बेचारा अपनी एनर्जी का पूरा लॉस कर चुका है, इसके पास तो वो एनर्जी ही नहीं बची है। अब परिणाम कहाँ से देगा? तो ये है एक कुंडली को पढ़ने का तरीका और किसी भी ग्रह के आकलन करने का एक तरीका। कोई ग्रह बली जरूर है, परंतु वो किस प्रकार के प्रभाव में आया हुआ है ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। कोई भी ग्रह अच्छा रिजल्ट तभी दे सकता है जब एक तो वो बली अवस्था में हो, साथ ही साथ जो है वो जिन ग्रहों के प्रभाव में हो वो प्रभाव अच्छा हो। यहां पर शुक्र समझो ये पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं होकर यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता तो क्या होता? शुक्र यहाँ एक्सॉल्टेड है, उसका बना हुआ है, ऊपर से शुभ ग्रहों का प्रभाव होता तो ये शुक्र और ज्यादा प्रभावशाली हो सकता था, परंतु ऐसा हो नहीं सका। इसलिए जो सामने है हमें उसी को ही देखकर जो है इंटरप्रिटेशन करना होता है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ग्रहों का आकलन जो है इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह किस प्रकार के इन्फ्लुएंस में है। यदि मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो ग्रह का प्रभाव कम होगा, और यदि वो बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है तो ग्रह और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसी कुंडली के अंदर आप बृहस्पति को देखिए, ये बृहस्पति यहां पर जो है उच्च का बना हुआ है, और बृहस्पति को यहां पर हम देखें तो यहां पर ये 12वें घर का अधिपति बना है और ये दूसरे घर का अधिपति बना हुआ है। दूसरा घर यानी कि आपका फाइनेंस, आपकी आर्थिक स्थिति, और 12वां घर यानी कि खर्चा। क्योंकि यहां पर शुभ ग्रह है तो यहां पर खर्चे भी व्यक्ति के जो है शुभ ही होंगे। व्यक्ति जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, परंतु यहां पर जो है समझ लीजिए कि ये जो बृहस्पति है इसके साथ में ये जो है मंगल बैठ गया, तो कर्क राशि के अंदर बृहस्पति उच्च का होता है तो मंगल यहां पर जो है नीच का हो गया। अब यहां पर बृहस्पति की जो है एनर्जी का लॉस हो चुका है, मंगल के अंदर जो है एनर्जी आ चुकी है। अब ये मंगल जो है नीच का होकर भी नीच का नहीं रहा, ये उच्च का हो गया। तो क्या अब भी आप कह सकते हैं कि ये बृहस्पति जो है
उच्च के ही फल देगा, पूरी क्षमता के साथ ही फल देगा। ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ मंगल ने जो है गुरु की एनर्जी को नष्ट किया है, इसके जो उच्चता है उसके अंदर कमी लाने का काम किया है। अब हमने जैसे अभी शुक्र का अध्ययन किया, इसी तरह से जो है आप प्रैक्टिस के लिए इस बृहस्पति का अध्ययन करेंगे। जैसे ही आप बृहस्पति के ऊपर सभी कंडीशन को अप्लाई करके आप जज करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा एक विश्लेषण, जिसमें हमने ये प्रयास किया कि उच्च के ग्रह यदि शुभ है तो उसकी शुभता में कमी जो है किस प्रकार से आ सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।